हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया अबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक जो होते हैं वो कैसे हो गए, फिजिकल हो गए, नॉन लिविंग। इसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि टेम्परेचर, वाटर और टेम्परेचर, वाटर, सॉइल आ जाता है, लाइट आ जाती है, लाइट एंड सॉइल। ठीक है, चार फैक्टर्स रहेंगे इसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स में। और बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे हो गया प्रीडेटर, पैथोजन, ये लिविंग फैक्टर्स हो गए। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे इसमें, प्रीडेटर और पैरासाइट और कॉम्पिटिटर। तो चार फैक्टर ये हो गए बायोटिक के, पैथोजन, प्रीडेटर, पैरासाइट्स और कॉम्पिटिटर्स। तो इस तरीके से दोनों में चार चार कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम इनके बीच में इंटरेक्शंस पढ़ेंगे आगे जाकर। तो पहले हम यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे उनका, उसके बाद उसमें हम रिस्पॉन्सेस देखेंगे कि अबायोटिक फैक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अबायोटिक फैक्टर में हम सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है सबसे एक यूनिक फैक्टर होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, इकोसिस्टम के अंदर सबसे मेन फैक्टर में आता है ये। तो मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर होता है ये। तो इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हमारे हेल्प करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म की एक ऑप्टिमम रेंज होती है टेम्परेचर की, जिस टेम्परेचर पे बॉडी जो है वो वर्क करती है। उसके एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स प्रोटीन है तो एंजाइम्स भी क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो एक हर ऑर्गेनिज्म की एक ऑप्टिमम रेंज होती है, एक टेम्परेचर की, पीएच वैल्यू की, जिसपे कि वो एंजाइम्स या उनकी बेसल मेटाबॉलिज्म जो होती है एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सके। तो हर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, अलग अलग ऑप्टिमम रेंज होती है ऑर्गेनिज्म की भी, और हर एरिया की भी टेम्परेचर रेंजेस क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। अगर आप प्लेन से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो जिस हिसाब से टेम्परेचर जिस एरिया का होता है वहां पर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम देखें कि मैंगो ट्री जो है वो आपको प्लेन्स एरिया में ज्यादा मिलेगा, तो उसको टेम्परेचर रेंज जो है मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हिमालयाज वगैरह पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां लो टेम्परेचर हो गया, तो वो कंडीशन उसके लिए सुटेबल नहीं है। या पोलर बियर होता है, तो पोलर बियर कहाँ मिलता है, कोल्ड एरिया में रहता है, पोलर रीजन्स में मिलता है। वो आपको प्लेन्स की तरफ या हाई टेम्परेचर वाले एरिया में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी बॉडी के अंदर जो एडेप्टेशंस हैं वो उस एरिया के लिए हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई माइक्रोब हो, हर एक की एक अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है जिसपे कि वो वर्क करता है। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। जितना क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो एंजाइम्स की भी क्या होगी, वर्किंग तेज हो जाएगी, लेकिन एक ऑप्टिमम रेंज तक। अगर उस रेंज से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाता है, डीनेचर हो जाते हैं। और उस रेंज से कम टेम्परेचर हो जाता है तो भी
डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो भी वो वर्क नहीं कर पाते। तो एक ऑप्टिमम रेंज होना बहुत जरूरी होता है। तो टेम्परेचर जो है वो बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको एक्टिवेट करके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ताकि एंजाइम्स उस बेसल मेटाबॉलिक रेट को या बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, पूरा कंप्लीट करा सके। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर होता है, एनवायरमेंट फैक्टर, जो कि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये बाकी सीजनली क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर लेंथ पर डिफरेंट होता है, वेरिएशंस आ जाती हैं उसमें। मतलब कि किसी भी सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे समर है तो समर में टेम्परेचर हाई मिलेगा, विंटर है तो विंटर में लो टेम्परेचर मिलेगा, रेनी सीजन है तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना। तो सीजनली क्या होता है, सीजनली एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वेरिएशंस आ जाएंगी उसमें, ऑन लैंड वेरीज, ठीक है, डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया लैंड पर। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है कहां पर, टेम्परेचर डिक्रीज कहां से कहां पर होगा, फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, इक्वेटर टू द पोल्स, ठीक है। और दूसरा कहां पर होता है, दूसरा कहां पे होगा, जब हम प्लेन से कहां पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड की तरफ, है ना। प्लेन से जो है हम किधर जा रहे हैं, माउंटेन टॉप या हाई एल्टीट्यूड की तरफ, प्लेन्स टू हाई माउंटेन टॉप्स, ठीक है। अब अलग अलग रेंज का, अलग अलग एरिया की पीएच वैल्यू, सॉरी टेम्परेचर भी जो है वो रेंज क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे कि पोलर रीजन्स में वो सब 0 लेवल रहता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर कहां पर, पोलर रीजन्स में वेरीज फ्रॉम sub-zero level in polar region, ठीक है। पोलर रीजन में सब 0 से लेवल रहता है स्टार्ट, माइनस में भी टेम्परेचर रहता है वहां पर, और 2 कब तक, कहां तक रहेगा ये, जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक वहां पर टेम्परेचर रह जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर की रेंज ये रहती है, और इसमें इन ट्रॉपिकल डेजर्ट समर, ठीक है। तो यानी कि किसी भी हर एरिया में टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर रेंज होती है वो अलग अलग होती है। कहीं भी आप हाई एल्टीट्यूड, हाई माउंटेन टॉप की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम मिलेगा, पोल्स की तरफ जाओगे तो भी टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम। लेकिन हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाई माउंटेन टॉप से हम प्लेन्स की तरफ आएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर इसी तरीके से हमने देखा पोलर रीजन में फ्रॉम सब 0 से लेवल 50 डिग्री सेल्सियस तक हाई एल्टीट्यूड रीजन पे टेम्परेचर रेंज मिल सकती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर होते हैं वो मैंने आपको बताया कि किसको अफेक्ट करते हैं, एंजाइम्स को, है ना, जो उसकी एंजाइम्स होती है उसको अफेक्ट करते हैं, और उनकी बेसल मेटाबॉलिज्म और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या करता है, वो अफेक्ट करता है ना। तो टेम्परेचर कैन अफेक्ट द kinetic of enzymes and basal metabolism and physiological function in organism,
ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिज्म और जो काइनेटिक है एंजाइम्स की और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इनको ये क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बेसल मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, उनकी जो रेट है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे कि कुछ हैबिटेट्स होते हैं, यूनिक होते हैं, जहां पे कि टेम्परेचर रेंज 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। अब देखो नाम थर्मल है तो थर्मल टेम्परेचर से हो गया कि यहां पर हाई टेम्परेचर होता है, थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट्स। यहां पे जो है रेंज कितनी मिलेगी, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना यहाँ पे टेम्परेचर रेंज मिलता है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके अलावा हम बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे मैंगो ट्री है वो कनाडा जर्मनी में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके लिए सुटेबल नहीं है। उसी तरीके से लेपर्ड है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, है ना। तो वो जो भी है कंडीशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म हाई रेंज को टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म टॉलरेट द हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, एक तो ये होता है हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट करना, और एक होता है लो टेम्परेचर पे टॉलरेट करना, तो वो कहलाता है यूरीथर्मल। अगर हाई टेम्परेचर पे बोल रहे हैं तो वो कहलाएंगे यूरीथर्मल। ठीक है, क्या हो गया वो, यूरीथर्मल। और इसी तरीके से अगर वो नैरो रेंज को क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, टॉलरेट द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो क्या कहलाएंगे वो, फिर कहलाएंगे वो क्या नाम है, स्टेनोथर्मल। ठीक है, फिर क्या कहलाते हैं ये, स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो यूरी मतलब हाई और स्टेनो मतलब लो, तो आप इस चीज से याद रखना, थर्मल तो हो गया टेम्परेचर, और स्टेनो और यूरी याद रखना। जैसे अभी आगे पढ़ोगे तो उसमें लाइट के उससे भी आता है, हीट वगैरह वगैरह से, तो उसमें भी यूरी होता है हमेशा हाई के लिए, स्टेनो होता है हमेशा लो के लिए। अगर थर्मल आ गया तो टेम्परेचर के लिए बात कर दी हमने, स्टेनोथर्मल जो नैरो रेंज में ऑर्गेनिज्म अपने आप को टॉलरेट कर रहे हैं टेम्परेचर में, वो स्टेनोथर्मल कहलाएंगे। जो हाई रेंज की टेम्परेचर को अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं यूरीथर्मल। तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम फैक्टर ले रहे हैं यहाँ पर वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आ जाता है, और ये जो है फैक्टर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। लाइफ जो है वो हमारी अनसस्टेनेबल है वाटर के बिना। वाटर जो है हमारी मतलब कि हमारी बॉडी के लिए या प्लांट्स के लिए, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे लिए जो है, जैसे कि हमारी जितनी भी बेसल मेटाबॉलिक होती हैं, मेटाबॉलिज्म होती हैं, वो इसके थ्रू होती है। हमारे लिए जो है एज ए फ्लूइड वर्क करता है, किसी को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, इसके प्रेजेंस में कोई भी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, तो इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो वाटर है इसकी अवेलेबिलिटी जो है, मतलब लाइफ जो स्टार्ट हुई है हमारी, वो वाटर के बेसिस पे ही हुई है। अर्थ पे जब वाटर फॉर्म्ड हुआ है तभी हमारी क्या हुई है, लाइफ वहां पर पॉसिबल हो पाई है। तो अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वहां पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, उसका जो लेवल है, मतलब कि उसके अंदर पीएच वैल्यू, सॉल्ट की वैल्यू, ये सब कंसेंट्रेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज कि जो अमाउंट होती है वाटर की,
वो किस चीज को डिटरमाइन करती है, एनवायरमेंट में डिटरमाइन करती है किस किस को, प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, मैंने भी आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो वाटर के प्रेजेंस में ही कंप्लीट होती है। प्रोडक्टिविटी, हम प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन किस रिएक्शन के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मस्ट है, उसका रॉ मटेरियल होता है वाटर, जिसके प्रेजेंस में ही वो अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर सकती है। या किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो वाटर की हेल्प से होता है, प्लांट्स में भी और अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। बाकी प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा वाटर के प्रेजेंस में होता है। जैसे हम डेजर्ट एरिया लेते हैं तो डेजर्ट में जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन टेम्परेट जोन या प्लेन्स के कंपैरिजन में क्या होता है, वहां पर कम होता है, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट्स मिलता है वो वहां के लिए अपने आप को अडेप्ट करता है, ताकि वो उस लो कंडीशन में, लो स्कैरसिटी ऑफ वाटर की कंडीशन में अपने आप को क्या कर सके, सर्वाइव कर। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग हो गया प्लांट्स का या एनिमल्स का, और इसी तरीके से किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं या एक्वेटिक लाइफ होती है वहां पे वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। अगर किसी वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, वहां का वाटर सॉल्टी हो गया, तो वहां पे जो नॉर्मली अगर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और वहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, वहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएंगे जो फ्रेश वाटर वाले हैं। अगर किसी वहां पे पीएच वैल्यू ज्यादा हो गई है ना, एसिडिक मीडियम ज्यादा हो गया तो भी सर्वाइव नहीं कर पाती फिश, उनकी डेथ हो जाती है। या फिर हो गया कि टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना, इंडस्ट्रीज की फ्लूइड्स वगैरह का डिस्चार्ज होता है, तो जिसकी वजह से वाटर एक्वेटिक बॉडी में पीएच वैल्यू या जो टेम्परेचर रेंज है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से वहां पे ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। इसलिए वाटर का, किसी भी एक्वेटिक बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट होगा वहां का, केमिकल कंपोजिशन, उसकी क्वालिटी। Quality of water becomes important, like pH value, temperature and salt concentration। ठीक है, तो ये जो है वहां के लिए इंपॉर्टेंट होती है तीनों फैक्टर। उसके अलावा अलग अलग रेंज में, अलग अलग जगह पर क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको अलग अलग मिलती है। जैसे कि इनलैंड वाटर है, इनलैंड वाटर में यहाँ पे जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो क्या मिलेगी, लेस देन 5, है ना, कितनी मिलेगी, लेस देन 5। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा, ये तो हो गया इनलैंड वाटर। इसी तरीके से अगर हम सी में देखते हैं, सी में तो सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है 30 और 35 के बीच। ठीक, और इसी तरीके से हम देखेंगे उसमें जो लगून्स होते हैं, हाइपरसैलाइन लगून्स होते हैं, हाइपरसैलाइन बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा। हाइपर मतलब ज्यादा, सलाइन मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन, तो यह होती है अबव 100। ठीक है, तो देखो अलग अलग तीनों में रीजंस में अलग अलग कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर सॉल्ट की। इसी के बेसिस पे जैसे हमने टेम्परेचर में बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करते हैं, तो सम ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, टॉलरेट दी हाई रेंज ऑफ सैलिनिटीज, तो वो कहलाएगा यूरेहेलाइन। टॉलरेट द
हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो क्या कहलाते हैं वो, इज कॉल्ड यूरिथर्मल। ठीक है, और अगर वो टॉलरेट कर रहे हैं किसको, लो रेंज को, लो रेंज ऑफ सैलिनिटी, क्या कहलाएंगे, स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो हाई के लिए यूरी और लो रेंज के लिए स्टेनोथर्मल। तो ये हुआ फैक्टर एक वाटर। तो नेक्स्ट फैक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं लाइट। तो लाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, फूड किसके थ्रू फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी उसका रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, सनलाइट होती है, ऑक्सीजन होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। तो इनमें से लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट जो है, लाइट एक तरीके से आप बोल सकते हो लाइट और टेम्परेचर दोनों का सोर्स कौन है हमारे पास, सन। अगर सन है तो लाइट भी अवेलेबल है और टेम्परेचर की रेंज भी अवेलेबल होती है। तो लाइट की वजह से जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, प्लांट्स को अवेलेबल कराता है, तब वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये भी क्या हो गया, इट इज इंपॉर्टेंट because autotrophs make food through photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्म होता है। अब जो लाइट है, सनलाइट, हम सनलाइट को बोल सकते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हर एक के पास अपनी मतलब कि लाइट की कैपेसिटी की ड्यूरेशन की हर एक की अलग अलग ड्यूरेशन होती है, मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी लाइट अपने आप वो यूज कर सकता है। तो अब जैसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स, अगर आप किसी भी फॉरेस्ट में जाएंगे तो एक डेंस फॉरेस्ट जाते हैं तो बड़े ट्री भी मिलते हैं आपको, और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। तो जो हाई ट्रीज होते हैं उनको सनलाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो हर्ब श्रब्स होते हैं उनको कम रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए बड़े जो ट्रीज हैं वो उसको शेड कर देते हैं, ताकि उनको सनलाइट क्या मिल सके, कम मिल सके। तो ये रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है कि अपने आप को किसी भी एरिया में किस तरीके से वो टॉलरेट कर सकता है। तो हर्ब्स और श्रब्स की हाइट कम है, रेंज कम है उनकी, और उनके ऊपर वहां पे अवेलेबल हैं ट्रीज प्रेजेंट हैं। तो ट्रीज क्या कर रहे हैं, उनको उनकी सनलाइट से प्रिवेंट कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा हाई सनलाइट उनको ना मिल पाए और वो उस पे क्या कर सके, अपने आप को सरवाइव करा सके। तो ये एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, लॉ होता है, जिसके बेसिस पे ये प्लांट किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी एरिया में अवेलेबल होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल प्लांट्स हैं, हर्ब और श्रब, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत लो लाइट कंडीशन में। और वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो ओवरशैडो हो जाते हैं किसके थ्रू, ट्रीज के थ्रू। तो स्मॉल ट्रीज जो हो गए, यानी कि सॉरी स्मॉल हर्ब्स लिख देती हूँ, स्मॉल हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करेंगे कब, वेरी लो टेम्परेचर पे, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें वो उनके लिए कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करेगा, ट्रीज, एज दे आर ओवरशैडो बाय ट्रीज। ट्रीज के थ्रू वो ओवरशैडो हो जाते हैं।
और इसके अलावा जो प्लांट्स में सनलाइट होती है वो उसकी फ्लावरिंग के लिए भी डिपेंड करती है। फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, वो कहलाता है फोटो पीरियड। तो जैसे फोटो पीरियड में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, है ना। तो वो फोटो पीरियड के फोटो लाइट ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कुछ प्लांट्स को ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए होती है, वो कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और जिनको हमें कम लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोटो पीरियड की, लाइट की, सनलाइट की। तो वो किस पे डिपेंड हो गया? सनलाइट पर। तो हम लिख सकते हैं कि प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द सनलाइट। सनलाइट पर डिपेंड है किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए, है ना। सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियड, ठीक है। फोटो पीरियड जो इसको मिलता है सनलाइट के थ्रू, और वो किसके हो गया, किसके लिए आ जाएगा? वो फ्लावरिंग के लिए, रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियड इंपॉर्टेंस होता है, उसकी ड्यूरेशन उसको क्या कर रही है? फ्लावरिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करती है। अगर उस टेम्परेचर रेंज से कम या ज्यादा फोटो पीरियड अवेलेबल होता है तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। अगर जैसे शॉर्ट डे प्लांट हैं उनमें लाइट कम चाहिए, अगर वो ज्यादा लाइट मिल जाए उसको तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। लॉन्ग डे प्लांट में एक उस रेंज से टेम्परेचर उसको कम मिल रहा है तो फ्लावरिंग वहां पे इनहिबिट हो जाती है। तो इसमें जो है तो फ्लावरिंग, इसके अलावा बाकी जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हाई मतलब कि वेरिएशंस रहती है लाइट के प्रेजेंस में, तो जो लाइट में ज्यादा एक्टिव होते हैं दिन के टाइम पर वो कहलाते हैं डायूरेनल। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? डायूरेनल्स। फॉर मैनी एनिमल्स क्या कर रहे हैं, जो दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं, लाइट इज इंपॉर्टेंट लाइट इज इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? उसके एक्टिविटीज के लिए। इन दैट दे यूज द डाईयूरेनल। ठीक है, डाईयूरेनल होते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं, और सीजनल वेरिएशंस रहती हैं इनके अंदर। सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी। अब जैसे सीजन है, विंटर है या रेनी सीजन है या समर है, तो जैसे समर में है तो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, विंटर है तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है वहां पर? कम हो जाती है, ड्यूरेशन भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। ड्यूरेशन भी डिपेंड करती है सीजन्स के बेसिस पे, और लाइट इंटेंसिटी भी जो है वो डिपेंड करती है। तो इसमें एनिमल्स लाइट का उनके लिए इंपॉर्टेंट है। They use the diurnal seasonal variations in light intensity and duration as cues for the timing their foraging, reproductive and migratory activities. तो जैसे लाइट हमने बोला कि उसका फोटो पीरियड या उसका इंटेंसिटी जो होती है वो सीजन के बेसिस पे चेंज होती रहती है, और वो उसको एनिमल्स के लिए भी उसके रिप्रोडक्शन में माइग्रेशन में एक्टिविटीज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे बर्ड्स होती हैं, तो बहुत सी बर्ड्स होती हैं जहाँ पे कि विंटर सीजन आता है, वहां से माइग्रेट होके समर सीजन वाले एरियाज में आ जाती हैं, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती। या फिर कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं कि जो समर सीजन वाले एरिया से कहाँ चली जाती हैं? विंटर वाले एरिया में चली जाती है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकती अपने आप को। तो इस तरीके से माइग्रेशन में हेल्प करता है, और वो एनिमल्स अपने आप को टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते रहते हैं? अडेप्ट करते रहते हैं। इसके अलावा कि कहीं पर टेम्परेचर एक्वेटिक बॉडी में भी हाई होता है, जैसे हम सी में डेप्थ पे जाएंगे तो वहां सनलाइट की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं मिल पाती है, तो वहां टेम्परेचर रेंजेस अलग अलग हो जाती हैं।
रेड ब्राउन एल्गी है, एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से लाइट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइट की वजह से टेम्परेचर भी क्या होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का अल्टीमेटली सोर्स जो है वो क्या है, सन। तो नेक्स्ट फैक्टर हम यहाँ लेते हैं सॉइल, नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है ये। तो जो सॉइल होता है, सॉइल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो सॉइल के टेक्सचर पे, सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी उसको अपने मिनरल्स लेने होते हैं, न्यूट्रिएंट लेने होते हैं वो, या वाटर लेना होता है, वो किससे लेता है, सॉइल से लेती है प्लांट्स। और अगर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो वहाँ पे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो एनिमल्स भी उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं और उनको फूड अच्छा मिलेगा। इसके अलावा सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, माइक्रोब्स अवेलेबल होते हैं। तो माइक्रोब जितने ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे रिसाइकलिंग की पावर उतनी ही अच्छी होती है न्यूट्रिएंट की, तो उसको हेल्प करती है। तो जो सॉइल है, सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी, और उसकी नेचर और जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की वो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग होती हैं। अलग अलग टाइप की सॉइल अलग अलग एरिया में मिलती हैं, और उन सॉइल में, अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड करती है उनकी सॉइल की नेचर पर। तो इसमें जैसे ब्लैक सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज है, सबकी पीएच वैल्यू, परकोलेशन पावर सबकी अलग अलग होती है। तो नेचर और जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की वो किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट पर और उसके वेदरिंग प्रोसेस पर, कि किस तरीके की वेदरिंग प्रोसेस है, उसका विंड के थ्रू हो रहा है या कोई क्या नाम है, जो टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, कोल्ड और हाई टेम्परेचर के बेसिस पे फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस है, या कोई केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है, तो उनके बेसिस पे सॉइल की नेचर क्या होती है उसकी डिपेंड करती है। बाकी सॉइल का जो कंपोजिशन होता है वो उसका ग्रेन साइज हो गया, और उसमें एग्रीगेशन डिटरमाइन होता है, परकोलेशन पावर होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इन पे उसकी जो कंपोजिशन है वो इम्पोर्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उतनी उस सॉइल के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि सैंडी सॉइल होती है, वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ हमको कम मिलती है। उसी तरीके से जो वेजिटेशन है, हमने बोला, अभी मैंने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल में जितना होल्ड कर सकता है वाटर, वहां पे वेजिटेशन अच्छा होता है। तो वही हम ले रहे हैं कि वेजिटेशन जो एरिया का होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉइल के पैरामीटर्स पर, उनकी पीएच पर, उनके मिनरल्स कंपोजिशन पे, और उसके टॉपोग्राफी पे। टॉपोग्राफी मतलब उसका स्ट्रक्चर हो गया है ना, उसका कंपोजिशन हो गया, तो उसका जो है पीएच वैल्यू एसिडिक है या बेसिक है, मिनरल कंपोजिशन कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं, और टॉपोग्राफी, इनके पर उनकी वेजिटेशन जो है इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड करती है। जितना उनके लिए वो सुटेबल कंडीशंस होंगी उस सॉइल के अंदर, उतनी ज़्यादा वहाँ पे हाई वेजिटेशन होगी। और जितनी किसी भी सॉइल के अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उतना वहाँ पे आप जो है प्लांट्स के लिए ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। और अगर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है उस सॉइल पे, तो वहाँ पे माइक्रोब्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और उस एरिया में एनिमल्स भी जो हैं अच्छे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ एनिमल्स भी क्या होंगे वहां पर ज्यादा होंगे। तो ये थे अबायोटिक फैक्टर। इन अबायोटिक फैक्टर्स पर ही जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो होते हैं हमारे डिपेंड, क्योंकि ये आपस में सारे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये फैक्टर्स हमारे वीक पड़ जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं किसी भी रीजन से, या उनकी अमाउंट सही नहीं मिल पाती, तो वो ऑर्गेनिज्म भी, बायोटिक फैक्टर भी क्या होंगे, अफेक्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आगे का देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखिए आप लोग, कोई भी वीडियो को बीच में मत छोड़ा करिए, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ग्रैबिंग नहीं कर पाते हैं टॉपिक को लास्ट तक, तो वो आपके जो है मतलब कंसेप्ट बाहर निकल जाएगा, तो वो क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो वॉच करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। टिल देन, बाय बाय।